देखिए आज आज अध्याय 3 देखेंगे हम किशोर न्याय अधिनियम 2015 का। इसमें धारा 4 है जो किशोर न्यायिक बोर्ड की स्थापना से संबंधित है, उसको देखेंगे। इसमें पहला क्लॉज देखेंगे क्या कहता है। इसका जो पहला क्लॉज है वो क्या कहता है। देखिए, ये कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या अधिक किशोर न्यायिक बोर्डों की इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने की और अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए स्थापित करेगी। तो सबसे पहले याद रखना है, ये क्या कह रहा है, इसका क्या अर्थ है कि किशोर न्यायिक बोर्ड की स्थापना की बात कह रहा है। स्थापना कौन करेगा? स्थापना करेगी राज्य सरकार। किशोर न्यायिक बोर्ड की स्थापना क्या करेगी, कौन करेगा? राज्य सरकार। क्या करेगी? एक या एक से अधिक, या तो एक कर सकती जिले बाई जिले, या एक से अधिक कर सकती, जैसे भी उपयुक्त समझे। किस लिए की जाती है? जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक हैं उनके लिए, उनसे संबंधित जो भी मामले हैं उनके लिए शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। तो बस आपको याद रखना कि स्थापना कौन करता है? राज्य सरकार करती है। एक या एक से अधिक हो सकते हैं, प्रत्येक जिले बाई जिले। तो एक या एक से अधिक किशोर न्याय बोर्ड हो सकते हैं, है ना। तो ये याद रखना, एक या एक से अधिक। एक से अधिक, एक या एक से अधिक हो सकते हैं जिले बाई जिले। और स्थापना बस याद रखना है कौन करता है, किशोर न्यायिक बोर्ड की स्थापना राज्य सरकार करती है। पहले क्लॉज में बस इतना ही याद रखना है आपको। दूसरा देखिए क्या कहता है। दूसरा कहता है बोर्ड एक ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसमें इसके पश्चात प्रधान मजिस्ट्रेट कहा गया है ना हो, जिसके पास कम से कम 3 वर्ष का अनुभव और 2 ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर बनेगा जिनका चयन ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए और उसमें कम से कम एक महिला होगी। यह एक न्यायपीठ का रूप लेगा और ऐसी न्यायपीठ को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा यथास्थिति किसी महानगर मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त की गई है। तो ये कह रहा है भाई ये किन किन से मिलकर के बनेगा। तो ये कह रहा है इसमें क्या होगा, यह एक ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट, कौन कौन बन सकता है? महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, या कह लीजिए महानगर हुआ तो महानगर मजिस्ट्रेट कह लेंगे, या कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, जैसी भी स्थिति हो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। या कि दूसरा कौन हो सकता है? मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। इनमें से कोई भी हो सकता है, महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। जैसी भी स्थिति हो, महानगर होगा तो महानगर कहलाएगा, नहीं तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। याद रखिए आप, है ना। अगर महानगर क्षेत्र होगा तो महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएगा, अगर यहाँ पे महानगर होगा तो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएगा। तो एक महानगर मजिस्ट्रेट या कह लीजिए एक मजिस्ट्रेट, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट, मान लीजिए एक मजिस्ट्रेट होगा इसमें और 2 सदस्य। तो कुल मिला के कितने लोग होंगे? 3 लोगों से मिलकर के बनेगा। तो कुल कितने लोगों से मिलकर बनेगा? 3 लोगों से मिलकर बनेगा। एक इसमें महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हो सकता है, या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो सकता है, और 2 इसमें अन्य सदस्य होते हैं जिसमें से भी एक महिला होगी। एक क्या होगी? महिला। एक सदस्य क्या होगी? महिला होगी। तो ये याद रखना है। और जो मजिस्ट्रेट होंगे इनमें से भी, उनको भी कितना अनुभव होना चाहिए? 3 वर्ष का। मतलब वो 3 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहे हो, तो इनको कितना अनुभव होना चाहिए? 3 वर्ष का। इनको कितना अनुभव होना चाहिए? 3 वर्ष का। तो ये आपको 2-3 फैक्ट हैं इसमें जो याद रखने हैं। किन किन से मिलकर बनेगा? महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, या फिर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इनमें से जो भी हो उनसे मिलकर बनेगा। एक मजिस्ट्रेट होगा उसमें और 2 अन्य सदस्य होंगे। 2 सदस्यों में से भी एक महिला होगी
और जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो कितने वर्ष तक का उन्हें अनुभव होना चाहिए, 3 वर्ष तक का न्यायिक पद धारण किए हों, ऐसे मजिस्ट्रेटों को बनाया जाएगा। अब इनकी जो योग्यता है महिलाओं की, जो सदस्यों की, वो नीचे वाले सेक्शन में अलग दी गई है, तो वो अपन बाद में देखेंगे। देखिए तीसरा, देखिए क्या कहता है, तीसरा जो क्लॉज है इसका, उसमें क्या कहता है। तीसरा क्लॉज कहता है किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त तभी किया जाएगा जब ऐसा व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष तक बालकों से तात्पर्य स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से अंतर्वलित हो, या बालक या मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या विधि में डिग्री सहित व्यवसायरत व्यवसायी हो। तो इनके लिए भी योग्यता आगे की जो सदस्य वगैरह है, ये दूसरा वाला क्लॉज, तीसरा क्लॉज कह रहा है ना कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया हो उसने, या फिर बालकों संबंधी कोई काम हो, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, ये सब, या फिर इसमें से कुछ डिग्री हो उसके पास, मनोरोग की कोई डिग्री हो, मनोविज्ञान, क्या कहते हैं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विधि की कोई डिग्री धारण किए हो, तो इनके लिए कितना वर्ष तक उन्होंने काम किया हो, 7 वर्ष तक। हाँ लिखते, कितने वर्ष का काम किया हो, 7 वर्ष तक। बालकों संबंधी कोई कार्य किया होगा, सही तरह याद रखिए, 7 वर्ष तक बालकों संबंधी कोई कार्य किया हो इन लोगों ने। कौन ना, ये सदस्यों की बात कह रहे हैं, इनमें से उन्हीं सदस्यों को बनाया जाएगा जिन्होंने बालकों संबंधी कोई कार्य किया हो, या फिर जो डिग्रियां लिखी गई हैं, मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, है ना, ये इन डिग्रियों में से कोई डिग्री धारण किए हो, और 7 वर्ष तक का साथ ही साथ उन्होंने क्या किया हो, बालकों संबंधी कोई काम किया हो, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे सदस्यों में से ही चुना जाएगा। जो जो 2 सदस्य हैं उनमें से ऐसे सदस्यों को ही चुना जाएगा जिनको कुल मिला के आप याद रखें कि 7 वर्ष का उनको भी अनुभव हो, काय का अनुभव हो, बालकों संबंधी काम किए हों उन्होंने, बालकों के हितों में काम किए हों, तो ऐसे सदस्य होंगे। तो कितना वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 7 वर्ष का। न्यायाधीश कौन बनाया जाएगा, जो कम से कम 3 वर्ष तक न्यायाधीश रहा। लेकिन 2 चीजें आपको इसमें याद रखना है। चौथा देखिए क्या कहता है इसका। चौथा कहता है कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा यदि, ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो बोर्ड के सदस्य होते हैं, सदस्य, ये कह रहा है कि पात्र नहीं होगा, यदि यानी कि जो नीचे योग्यताएं दी गई हैं वो योग्यताओं को पूरा नहीं करता है। तो पहला कहता है इसमें भी उसका मानव अधिकार या बाल अधिकार का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड है। तो ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाया जाएगा, ये कह रहा है पहला इसका, जिसने क्या किया है, मानव अधिकार या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किया है। कौन सी अधिकार, मानव अधिकार या बाल अधिकार, इनका क्या किया है, अतिक्रमण किया है। तो ऐसे व्यक्ति को उसका सदस्य नहीं बनाया जाएगा जिसने मानव अधिकार या बाल अधिकार का क्या किया है, अतिक्रमण किया है। तो ऐसे व्यक्ति को उसका सदस्य नहीं बनाया जा सकता। कौन से अधिकार, मानव और बाल अधिकार। दूसरा कहता है उसे किसी अपराध के लिए सदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अक्षमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उल्टा नहीं गया है, या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है। तो ये कह रहा है कोई सिद्ध दोष व्यक्ति है, सिद्ध दोष, सिद्ध, ऐसा व्यक्ति कौन सा व्यक्ति है, जो सिद्ध दोष व्यक्ति है, कोई सिद्ध दोष व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं बनाया जाएगा जो कोई सिद्ध दोष। कौन से अपराधों में सिद्ध दोष है, वो इसमें लिखा जिसमें नैतिक अक्षमता अंतर्वलित है और ऐसी दोष सिद्धि को उल्टा नहीं गया। तो ये याद रखना है, नैतिक अक्षमता मतलब नैतिक का अर्थ क्या होता है, उसका चरित्र वाली कोई बात है, नैतिक वाली बात है, उसका हनन किया गया है और ऐसा अपराध को उल्टा भी नहीं गया है और उसको पूर्ण क्षमा भी नहीं दिया गया है। तो इस तरीके का अगर कोई सिद्ध दोष अपराधी वगैरह होता है तो उसको भी इसका सदस्य, जो समिति होती है उसका सदस्य नहीं बनाया जाएगा। तीसरा कहता है उसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व अधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है। तो ऐसा व्यक्ति जो चाहे केंद्र सरकार हो
कह रहा है, या फिर राज्य हो, इन्होंने उसको हटाया, पद से हटाया है, कोई भी सेवक का पद से हटाया है, तो ऐसा व्यक्ति जो सेवा में हो, चाहे केंद्र के हो या राज्य के हो, और केंद्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन उपक्रम या निगम जो भी जहां भी वो काम कर रहा था उसको उसके पद से हटाया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को भी नहीं बनाया जा सकता। चौथा कहता है, वह कभी बालक दुर्व्यापार या बाल श्रम के नियोजन या किसी मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है। तो कह रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो अनैतिक, अकेला लिख देता हूं मैं, अनैतिक कार्य, चाहे वो अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है, चाहे वो बालकों के दुर्व्यवहार से संबंधित हो या किसी श्रम विधि का उसने उल्लंघन किया हो, तो इस तरीके का अगर कोई कार्य किया है किसी व्यक्ति ने, तो ऐसे व्यक्तियों को समिति का जो है सदस्य नहीं, नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति हैं जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो अपराधी किस्म के हैं ना, जिन्होंने बालकों से संबंधित कोई अपराध किया है, या जिनको केंद्र या राज्य सरकार ने ही हटा दिया गया है, कि हटाया है उनकी अयोग्यता के कारण, तो ऐसे व्यक्तियों को किस समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। बस इतना याद रखना। देखिए अब पांचवा क्या कहता है, पांचवा कहता है, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी, पांचवा कहता है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी सदस्यों, जिनके अंतर्गत बोर्ड में का प्रधान मजिस्ट्रेट भी है, का देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास, बालकों के लिए विधिक उपबंधों और न्याय के संबंध में ऐसे प्रेरण, प्रशिक्षण और सुग्राहीकरण जो विहित किया जाए, उसकी नियुक्ति की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर प्राप्त किया जाए। ये 60 दिन की किसके, ये सभी के बारे में कह रहा है, जो ऊपर है सदस्य वगैरह है और जिसके प्रधान मजिस्ट्रेट वगैरह न्यायाधीश है उनके बारे में, इसके बारे में भी कह रहा है और इनके बारे में भी कह रहा है। क्या कह रहा है कि भैया इनको प्रशिक्षण की बात कह रहा है, कि जो इनका प्रशिक्षण होगा, प्रशिक्षण और सुग्राहीकरण जो विहित किया जाए उसकी नियुक्ति की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर प्राप्त किया जाए। तो जो प्रशिक्षण की बात कह रहा है कि जो भी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट वगैरह है या जो सदस्य है, उनको 60 दिन के भीतर क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो कितने दिन में दिया जाएगा, 60 दिन, नियुक्ति के 60 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर इनको क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि मामले कैसे निपटाए जाने हैं। तो जब जैसे ही नियुक्ति होती है उसके 60 दिन के भीतर इनका प्रशिक्षण होगा, इनका भी होगा मजिस्ट्रेट साहब का और इनका भी होगा, इन दोनों को, सभी सदस्य वगैरह मजिस्ट्रेट साहब है, इन सभी का क्या होगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने दिन के भीतर, नियुक्ति के 60 दिन के भीतर, ये आपको याद रखना है। तो प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है पांचवा क्लॉज इसका। छठवा देखिए क्या कहता है, छठवा कहता है, बोर्ड के सदस्यों की पदावधि और वह रीति जिसमें ऐसा सदस्य त्यागपत्र दे सकेगा ऐसी होगी जो विहित की जाए। तो ये कह रहा है जैसे कि इनका त्यागपत्र होना है, पद की अवधि क्या होना है, वो होगी जो विहित, विहित मतलब सरकार जो भी निर्धारित करे वो अवधि होगी, कि कितनी अवधि तक के लिए जो बने रहेंगे, अगर त्याग पत्र देना है तो किस रीति से देंगे, किसको देंगे, ये वो रीति होगी जो सरकार के द्वारा विहित की जाए। आगे सब आएगा। तो अभी यहाँ क्या कह रहा है, जो विहित की जाए उतनी अवधि के लिए इनकी नियुक्ति आदि होगी, और ये किसको त्याग पत्र देंगे, वो सारी शर्तें कौन निर्धारित करेगा, सरकार निर्धारित करेगी, या इस अधिनियम के द्वारा विहित है, अधिनियम में जो बताया गया उसके अनुसार। सातवां देखिए क्या कहता है, सातवां कहता है, बोर्ड के किसी सदस्य की प्रधान मजिस्ट्रेट के सिवाय नियुक्ति को राज्य सरकार द्वारा जांच करने के पश्चात समाप्त किया जा सकता है, यदि वह सदस्य, ये कह रहा है बोर्ड के किसी सदस्य को, प्रधान यानी मजिस्ट्रेट को छोड़ दिया जाए, जो इसको, इसी को प्रधान मजिस्ट्रेट कह रहे हैं, तो उसको छोड़कर के बाकी जो सदस्य हैं, ये इनकी नियुक्ति को कौन कर सकता है समाप्त, राज्य सरकार कर सकती है। राज्य सरकार इनकी नियुक्ति को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। कब कब कर सकती है, सदस्यों की कह रहा है, केवल सदस्य, प्रधान मजिस्ट्रेट है उसको छोड़ दिया जाए, तो इसको प्रधान ही बोलेंगे, इसमें लिखा भी था। तो इनको छोड़ के बाकी जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति के बारे में कह रहा है कि इनकी नियुक्ति कौन समाप्त कर सकता है, राज्य सरकार। इसमें लिखा है राज्य सरकार द्वारा जांच के पश्चात समाप्त किया जा सकता है। तो सदस्यों की नियुक्ति कौन समाप्त कर सकता है, राज्य सरकार। ये तो आप जानते हैं कि जांच की जाएगी, बगैर जांच के तो होता नहीं, तो जांच करने के बाद राज्य सरकार क्या कर सकती है, सदस्यों की नियुक्ति को समाप्त कर सकती है। किन आधारों पर
समाप्त कर सकती है। इसमें भी आधार दिए गए हैं कि उन आधार पर राज्य सरकार क्या कर सकती है, इनकी नियुक्तियों को समाप्त कर सकती है। पहला कहता है इसमें, इस अधिनियम के अधीन निहित शक्ति का दुरुपयोग का दोषी पाया गया है। तो ये क्या कह रहा है, इस अधिनियम के अधीन जो भी शक्तियां उसको दी गई थी उसका उसने क्या किया, व्यक्ति ने दुरुपयोग किया है। बस आप इतना याद रखिए, दुरुपयोग। काय का दुरुपयोग, स्वाभाविक सी बात है, जो शक्तियां दी गई थी उसका दुरुपयोग किया है उसने, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकती है, राज्य सरकार हटा सकती है। ऐसे सदस्य जो है उसको राज्य सरकार क्या कर सकती है, उसके पद से हटा सकती है। कौन सा सदस्य है, जिसने अपनी शक्तियों का क्या किया है, दुरुपयोग किया है। दूसरा कहता है, बोर्ड की कार्यवाही बिना किसी विधिमान कारण के लगातार 3 माह तक भाग लेने में असफल रहा है। 3 माह याद रखें इसमें, बस 3 माह तक क्या किया उसने, असफल रहा है। बोर्ड की जो मीटिंग वगैरह होती, कार्रवाई वगैरह होती, बगैर किसी कारण के, मतलब बगैर कोई कारण बताए आ ही नहीं रहे हैं। बस नियुक्ति हो गई, उसके बाद 3 माह से अधिक का समय हो गया है और ये आते ही नहीं है बगैर कोई कारण। कारण होता तो एक बात अलग होती है, बगैर कोई कारण बताए ये 3 माह तक अनुपस्थित रहते हैं, आते नहीं, तो भी इनकी नियुक्ति जो है राज्य सरकार द्वारा क्या की जा सकती, समाप्त की जा सकती। तीसरा देखिए, तीसरा कहता है, किसी वर्ष में 3/4 से कम बैठकों में भाग लेने में असफल रहता है। तो ये कह रहा है, एक वर्ष में 3/4 जो बैठकें होती हैं, जो इनकी मीटिंगें होती हैं, उनमें ये अनुपस्थित रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी राज्य सरकार हटा सकती है, क्योंकि वो कहेगी कि भैया निष्क्रिय सदस्य, क्या मतलब ऐसे सदस्य को रखने का, तो राज्य सरकार उसको हटा सकती है। एक वर्ष में 3/4 मतलब एक साल में जितनी भी मीटिंगें होती, एक वर्ष में उनकी 3/4 मीटिंग में जो अनुपस्थित रहता है, तो ऐसे सदस्य को भी राज्य सरकार उसके पद से हटा सकती है। चौथा देखिए क्या कहता है, लास्ट है इसका चौथा। चौथा कहता है, सदस्य के रूप में अपनी अवधि के दौरान उपधारा 4 के अधीन अपात्र हो जाता है। उपधारा 4 जो अपन ने ये पढ़े हैं, इनके आधारों पर क्या हो जाता है, अपात्र। इनमें से किसी भी आधार पर क्या हो गया है, अपात्र हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को भी राज्य सरकार क्या कर सकती है, उसके पद से हटा सकती है। उपधारा 4 यही है ना, तो इसी आधार पर वो, इनमें से जो भी आधार है, इन आधारों पर भी अगर वो अपात्र हो गया है, तो ऐसे सदस्य को भी राज्य सरकार क्या कर सकती है, उसके पद से हटा सकती है। तो इम्पोर्टेंट है सेक्शन ये वाला। आप में से कुछ दो तीन ही काफी पॉइंट निकले इसमें से। एक तो आपको ये याद रखना है, स्थापना का ये भी पूछा जाता है कि भाई कौन करता है स्थापना, केंद्र करता है, राज्य करता है ना, तो एक ये भी फैक्ट है इसमें। दूसरा इसके ये वाला भी फैक्ट है इसमें। तीसरा ये भी है और चौथा ये भी है, और 60 दिन वाली जो ट्रेनिंग का है ये भी है। तो इसमें 5-6 फैक्ट है, और एक ये भी है 3 वर्ष का अवधि, और ये भी है 7 वर्ष की अवधि। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो इस धारा से निकले हैं, तो ये आपको अलग से लिख लेना है और इसको याद करना है ना, क्योंकि अभी नहीं लिखोगे तो क्या होगा, पढ़ा है सेक्शन आप देखेंगे किसमें बड़े बड़े हैं, तो फिर वो मिक्स होगा, पढ़ने में दिक्कत आएगी परीक्षा के टाइम। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट निकले हैं, जैसे राज्य सरकार स्थापना, एक एक शब्द लिखना है आपको, ज्यादा नहीं लिखना है, पढ़ा आपने लिए ही है। उसके बाद आपको क्या करना है कि स्थापना करेगा राज्य सरकार, सेक्शन डाल लो, उसके बाद ये लिख लो, फिर इसमें कितने सदस्य होंगे ये लिख लो, एक एक शब्द लिख के आप अपना बना ले उनसे, है ना, वो जरूरी है, क्योंकि नहीं तो परीक्षा के टाइम दिक्कत होगी, फिर सब इकट्ठा हो जाता है ना, तो दिक्कत होती है। तो इनको सबको एक एक जो पॉइंट निकले हैं इसके, वो आप क्या करेंगे, उनको लिख लेंगे अपने रजिस्टर पर अलग से धारा डाल के, केवल इंपॉर्टेंट जो फैक्ट निकले हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई फैक्ट है नहीं। आप सोचो कि और आ जाएगा, और कहाँ से आएगा जब कुछ बचा ही नहीं इसमें, है ना। तो इस तरीके से आपको छांट के लिखने हैं, जो आपने पढ़े हैं, जो फैक्ट निकले हैं, उनको आपको अलग अलग लिख लेना है, ताकि परीक्षा के टाइम आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि सेक्शन बड़े हैं, अंदर ज्यादा मटेरियल सा है, हालांकि फैक्ट उतने ही है। तो आप छांट के अगर लिख लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, रिवीजन करने में भी बेहतर रहेगा, 1 या 2 पन्ने में पूरा बन जाएगा आपका, 2-3 पन्ने में। अब देखिए धारा जो है 5, धारा 5 क्या कहता है, धारा 5 कहता है, उस व्यक्ति का स्थानन जो जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक नहीं रह जाता है। तो ये क्या कह रहा है, स्थानन यानी प्लेसमेंट करना, कहाँ रखा जाएगा उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति क्या है, बालक नहीं रह गया है। स्थानन, किसका स्थानन है, जो बालक नहीं रह गया है, बालक नहीं, तो ऐसा व्यक्ति जो बालक नहीं रह गया है, कब, जांच की प्रक्रिया के दौरान, जब जांच हो रही थी और उस प्रक्रिया के दौरान कोई व्यक्ति अगर बालक नहीं रह जाता तो क्या किया जाएगा, ये कह रहा है।
कि अगर जांच हो रही है और कोई व्यक्ति जांच की प्रक्रिया के दौरान अगर बालक नहीं रह जाता तो फिर क्या किया जाएगा। ये देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है किसी बालक के संबंध में इस अधिनियम के अधीन जांच प्रारंभ कर दी गई है और ऐसी जांच के दौरान वह बालक 18 वर्ष से की आयु पूरी कर लेता है, वहां इस अधिनियम या तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच बोर्ड द्वारा जारी रखी जा सकेगी और उस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश उस रूप में पारित किए जा सकेंगे मानो ऐसा व्यक्ति अभी बालक ही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखना है। एक ही चीज इसमें याद रखना है कि अगर कोई बालक जो जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक नहीं रह जाता, यानी उसकी बालक कौन होता है, जिसकी एज 18 साल है या उससे नीचे है, ऐसा व्यक्ति बालक कहलाता है। अब ये कह रहा है कि जांच की जब अपराध किया था तब तो वो बालक था, लेकिन जांच की प्रक्रिया के दौरान वो मतलब 18 साल से ऊपर का हो जाता है, तो उसके समक्ष जो बोर्ड कार्रवाई कर रहा है, वो बोर्ड क्या करेगा, क्या कार्रवाई को बंद कर देगा? नहीं, वो कह रहा है बोर्ड कार्रवाई को चालू रखेगा और उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसे कि वो बालक हो। तो ऐसे उसकी कार्रवाई कैसे की जाएगी, जैसे बालक हो, बस इतना याद रखें। कार्रवाई जो भी बोर्ड कार्रवाई करेगा वो कैसे करेगा, अगर बालक नहीं भी रह जाता, कार्रवाई के दौरान में अगर वो बालक नहीं भी रह जाता तो बोर्ड ऐसे ही कार्रवाई करेगा जैसे कि वो बालक हो और उसके खिलाफ ऐसे ही निर्णय पारित किया जाएगा जैसे किसी बालक के खिलाफ निर्णय पारित किया जाता है। तो यहाँ कार्रवाई में बालक नहीं रहेगा उससे मतलब नहीं है, यहाँ मतलब उससे होता है कि जब उसने अपराध किया था उस समय वो बालक था कि नहीं, है ना, उससे मतलब होता है। तो अपराध किए जाते समय अगर कोई व्यक्ति बालक था, अब जांच तो आप जानते ही लंबी चल गई, ज्यादा चल गई, अब वो बालक नहीं रहा, उसकी एज ज्यादा होगी, तो भी उसके साथ वैसी कार्रवाई की जाएगी जैसे कि वो बालक हो। तो ये एक छोटी सी चीज है जी, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कोई व्यक्ति बालक नहीं रह जाता तो क्या किया जाएगा, है ना। तो उसको ऐसे ही बरता जाएगा जैसे बालक है, कार्रवाई चालू रहेगी, जैसे बालकों के खिलाफ होती वैसे ही इनके खिलाफ होगी और बोर्ड जैसे निर्णय देता है वैसे ही इनके खिलाफ भी निर्णय देगा। छठवां देखिए कहता है उस व्यक्ति का स्थानन जिसने अपराध तब किया था जब वह 18 वर्ष से कम आयु का था। ये कह रहा है कि अपराध करते समय 18 वर्ष से कम मतलब बालक था, 18 वर्ष से कम आयु का था, कम आयु का था कोई व्यक्ति, तो क्या किया जाएगा। ये कहता है धारा 6 कहता है कि भाई ऐसे व्यक्ति के साथ क्या किया जाएगा जिस जो अपराध करते समय 18 वर्ष से कम आयु का था, या कह लीजिए बालक था, सीधी सीधी बात कह लीजिए कि बालक था, तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या किया जाएगा। पहला क्लॉज देखिए, इसमें भी क्लॉज वाइज है, पहला क्लॉज देखिए इसका, ये कहता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और उसे उस समय जब वह 18 वर्ष की आयु से नीचे का था किसी अपराध को करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है, तो उस व्यक्ति को इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक समझा जाएगा। सिंपल सी बात है, जब 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है तो जांच की प्रक्रिया के दौरान क्या समझा जाएगा, उसे बालक समझा जाएगा। ये तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि 18 वर्ष, पहले ही अपन परिभाषा में पढ़ चुके कि बालक कौन होता है। तो अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है तो इस धारा के अधीन जांच की प्रक्रिया में उसे क्या समझा जाएगा, उसे बालक समझा जाएगा। हालांकि उन्होंने लिख दिया लेकिन इस धारा में कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा कहता है उपधारा 1 में निर्देश व्यक्ति यदि उसे बोर्ड द्वारा जमानत पर छोड़ा नहीं जाता है जांच की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित स्थान में रखा जाएगा। ये कह रहा है अगर बोर्ड द्वारा छोड़ा नहीं गया, उसकी जमानत आदि नहीं हुई, तो कहाँ रखा जाएगा उसे, ये याद रखना है, सुरक्षित स्थान। कहाँ रखा जाएगा उसे, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ रखा जाएगा उसे, अगर बोर्ड ने उसकी जमानत नहीं दी है या उसे छोड़ा नहीं है तो उस जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपराध किया था, विधि विरोधी बालक जो था, उसे जब पकड़ के लाया जाता है बोर्ड के समक्ष, तो जब बोर्ड के समक्ष लाया जाता है तो ऐसा व्यक्ति क्या समझा जाएगा, पहला तो कहता है कि ये बालक समझा जाएगा, दूसरा ये कहता है कि अगर मान लो उसको छोड़ा नहीं जाता या उसकी जमानत नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति को कहाँ रखा जाएगा, ये याद रखना है, सुरक्षित स्थान में रखा जाएगा। जो भी सुरक्षित स्थान है उसमें उसे रखा जाएगा। सुरक्षित स्थान की क्या परिभाषा वो अपन आगे पढ़ चुके हैं और आगे और पढ़ेंगे, आगे आएगा कि कौन कौन से सुरक्षित स्थान होते हैं। तो ये सुरक्षित स्थान क्यों कह रहा हूं मैं इम्पोर्टेंट,
क्योंकि बहुत सारे शब्द इसमें एक से हैं कि संरक्षित गृह, फलाना गृह, ठिकाना गृह, इसीलिए आपको ये सब याद रखना है ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी कौन से कहाँ रखा जाएगा। तो कहाँ रखा जाएगा उसे, जब जांच की प्रक्रिया के दौरान। सुरक्षित स्थान नहीं आ जाएगा, सुरक्षित स्थान, संरक्षण गृह, इस तरीके के शब्द आते हैं, ठीक है ना। तो कब कहाँ कैसे बालक को रखा जाता है, इसीलिए आपको इसको ध्यान रखने की जरूरत है। कहाँ रखा जाएगा, जांच की प्रक्रिया के दौरान, जब जांच हो रही है तब कहाँ रखा जाएगा उसे, सुरक्षित स्थान, है ना। तीसरा कहता है इसका, उपधारा 1 में निर्दिष्ट व्यक्तियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार माना जाएगा। विनिर्दिष्ट प्रक्रिया मतलब जो प्रक्रिया इस अधिनियम में बताई गई है उस प्रक्रिया के अनुसार ही उनको माना जाएगा, मतलब उसी प्रक्रिया से उनका पालन किया जाएगा। जो भी जांच वगैरह होने वाली है वो इस अधिनियम में जो प्रक्रिया बताई गई है उसके अधीन की जाएगी। तो ये कह रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ही जो प्रक्रिया है, बालकों संबंधी जो अपराध है उनके मामलों में इस अधिनियम के संबंध, इस अधिनियम में जो प्रक्रियाएं दी गई हैं उसके अनुसार ही उनका पालन किया जाएगा। मतलब उसकी जांच विचार में जो भी होगा इस अधिनियम के अनुसार ही होगा, अधिनियम के अनुसार होगा। कौन सा अधिनियम जो पढ़ रहे हैं अपन, इसी अधिनियम के अनुसार होगा उनका जांच विचारण, जो भी होना है वो सब इसी अधिनियम के अधीन ही होगा। अब देखिए 7वां, धारा 7 जो है, तो इसमें कितने फैक्ट निकले, एक दो बातें निकली। पहला तो एक ये तो बालक समझा जाएगा, दूसरा उसे कहाँ रखा जाएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ये तो आप जानते हैं कि बालक ही समझा जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एक ही फैक्ट है कि उसको सुरक्षित स्थान में रखा जाएगा। कब, जांच की प्रक्रिया के दौरान। तो एक ही फैक्ट इसमें निकला है कि जांच की प्रक्रिया के दौरान में बालक को कहाँ रखा जाएगा। तो क्वेश्चन यही बनेगा कि जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक को कहाँ रखा जाएगा, है ना। उसमें कई चीजें दे देंगे वो आपको, तो आपको याद रखना है उसे सुरक्षित स्थान पे रखा जाएगा, है ना, ये आपको याद रखना है। अब देखिए 7वां, बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया। बोर्ड के बारे में कह रहा है कि भैया बोर्ड कौन सी प्रक्रिया अपना, बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया। तो बोर्ड प्रक्रिया लिख लिया मैंने। तो बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया जो है धारा 7 में, कि भैया बोर्ड कौन सी प्रक्रिया को अपनाएगा, कौन सी प्रक्रिया का क्या करेगा, बोर्ड पालन करेगा। इसमें देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है, इसमें कहता है बोर्ड ऐसे समयों पर अपनी बैठकें करेगा और अपनी बैठकों में कारोबार के संव्यवहार के बारे में ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा जो विहित किया जाए, और यह सुनिश्चित करने की करेगा कि ऐसी प्रक्रियाएं बाल हितैषी हो, और यह कि वह स्थान बालकों को अभित्रास करने वाला अथवा नियमित न्यायालय के समान ना हो। तो एक सिंपल सी बात कह रहा है कि जो बोर्ड है नियमित अंतरालों पर क्या करेगा, ऐसे समयों पर अपनी बैठक करेगा और अपनी बैठकों के कारोबार के संव्यवहार के बारे में ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा जो विहित किए जाए। विहित मतलब इस अधिनियम के अधीन जो भी नियम बताए गए हैं बोर्ड क्या करेगा, उन नियमों का पालन करेगा। और बैठक समय समय पर, याद रखें आप, तो ये क्या करेगा, समय समय पर क्या करेगा, अपनी बैठकें आयोजन करेगा। जो भी समय समय पर क्या करेगा जी, अपनी बैठकें आयोजित करेगा। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये है, इसमें है कि ये जो बोर्ड है वो कैसी प्रक्रियाओं का पालन करेगा, बाल हितैषी, बाल हितैषी। बाल हितैषी का मतलब क्या है, जो बालकों के हित में है ऐसी प्रक्रियाओं का क्या करेगा, वो पालन करेगा। ऐसी प्रक्रियाएं जो बालकों के हित में है, बालकों के हित में है, ऐसी प्रक्रियाओं का बोर्ड के द्वारा क्या किया जाएगा, पालन किया जाएगा। और एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि बालक को अभित्रास करने वाला अथवा नियमित न्यायालय के समान नहीं होगा। तो जो जहां भी जो बैठक करेगा उस तरीके का माहौल नहीं होगा जैसा न्यायालय का होता है, ये कह रहा है। इस तरीके का माहौल नहीं होगा, इस तरीके से नहीं लगाया जाएगा कि जी बैठक करने के साथ न्यायाधीश जी बैठे पे नीचे वकील खड़े रहते हैं, बगा खड़े रहते हैं, उस तरीके का माहौल नहीं होगा। एक फ्रेंडली माहौल होगा जो बालक की हितैषी है, तो एक फ्रेंडली माहौल होगा, बालकों के समान माहौल होगा, ताकि बालकों को ऐसा ना लगे कि भैया कहीं न्यायालय में कोई प्रक्रिया चल रही है। नॉर्मली जो बातचीत होती है उस तरीके से प्रक्रिया की जाएगी, उस तरीके से बैठ के जो मामले को निपटाएंगे। ऐसा नहीं कि भैया कोर्ट रूम सजेगा जैसा कोर्ट रूम होता, उस तरीके का माहौल इसमें नहीं रहेगा, ताकि बालक अपनी बात अच्छे तरीके से रख सके। तो कोर्ट रूम वाला माहौल नहीं होगा, बस इतना याद है कि जो कोर्ट रूम का माहौल नहीं होगा, है ना। कोर्ट रूम का जो है माहौल, बस इतना याद रखें, माहौल नहीं होगा। इस तरीके से नहीं होगा कि भाई लगे कि भैया कोर्ट लगा हुआ है, बालक एक अपराधी खड़ा हुआ है, वकील खड़े हुए हैं, गवाह खड़े हुए हैं, इस तरीके का माहौल नहीं होगा। नॉर्मली जो बातचीत होती है उस तरीके से राजीनामे बिल्कुल होते हैं, उस तरीके से
निकाला जाएगा। तो बाल हितैषी जो है इस तरीके का वातावरण होगा, ये याद रखना है। अभी त्रास मतलब वही कोर्टरूम वाला माहौल होगा। अगर कोर्टरूम वाला माहौल होगा तो बच्चा को क्या होगा, बच्चे को ये लगेगा कि भैया वो अपराधी है, वो जज साहब बैठे हैं, वो फलाने बैठे हैं, ठिकाने बैठे हैं, तो उस तरीके का नहीं होगा, है ना। इसीलिए उसको नॉर्मली फ्रेंडली माहौल उसका बनाया जाएगा। तीसरा दूसरा कहता है इसका, दूसरा कहता है विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को बोर्ड के जब बोर्ड की कोई बैठक ना हो किसी व्यष्टिक सदस्य के समक्ष पेश किया जा सकता है। ये कह रहा है कि कई बार क्या होता है कि भैया बोर्ड की मीटिंग नहीं चल रही है, जब बोर्ड की मीटिंग नहीं चल रही है तो भैया किसके समक्ष पेश किया जाएगा। एक मिनट, दूसरा कौन सा, ये कह रहा है कि जब मीटिंग आदि नहीं चल रही है, जब बोर्ड की बैठक आदि नहीं चल रही है और कोई अगर ऐसा कोई बालक है तो उसको कहाँ पेश किया जा सकता है, समिति का कोई भी सदस्य हो, सदस्य उसके समक्ष क्या किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। जो भी समिति का सदस्य है उसको समक्ष, सदस्य के समक्ष समक्ष क्या किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। अगर बोर्ड की बैठक नहीं चली, अगर बैठक चल रही तो फिर बोर्ड में पेश करेंगे, अगर नहीं चल रही तो समिति के किसी भी सदस्य के समक्ष उनको, जो बालक है उसको पेश किया जा सकता है। फिर ये अपने आप निर्धारित कर लेते कि भैया कब बोर्ड की बैठक होनी है, फिर वो कब मामले को सुनेंगे, उस तरीके से। तीसरा देखिए क्या कहता है, तीसरा कहता है बोर्ड के किसी सदस्य के अनुपस्थित होते हुए भी कार्य कर सकेगा और बोर्ड द्वारा पारित कोई भी आदेश कार्रवाइयों के किसी भी प्रक्रम के दौरान केवल किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण ही अविद्यमान नहीं होगा। ये कह रहा है कि भैया बोर्ड का कोई सदस्य अगर अनुपस्थित है तो भी बोर्ड अपनी कार्रवाई अनुपस्थिति के कारण कोई कार्रवाई अवैध नहीं होगी, ये भी याद रखें। और अगर कोई सदस्य अनुपस्थित है, अगर कोई सदस्य अनुपस्थित है अगर कोई सदस्य, तो भी कार्रवाई चालू रहेगी। और अगर केवल इस आधार पर कि कोई सदस्य अनुपस्थित था, कोई भी कार्रवाई को अवैध नहीं माना जाएगा। परंतु है, लेकिन इसमें परंतु कहता है, परंतु मामले के अंतिम निपटारे के समय धारा 18 की उपधारा 3 के अधीन कोई आदेश करने में कम से कम 2 सदस्य जिनके अंतर्गत प्रधान मजिस्ट्रेट भी है उपस्थित होंगे। ये याद रखें। ये क्या कह रहा है, परंतु याद रखना है आपको, बस ये तो आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह यही होता है। लेकिन अंतिम जो इसका परंतु है ये याद रखना है कि ये कह रहा है कब कब, अंतिम निपटारे के समय, इतना याद रखना है, अंतिम निपटारे के समय कितने लोग होंगे, कम से कम 2 लोग होंगे। कम से कम कितने होंगे, 2 सदस्य, 2 सदस्यों का होना आवश्यक है। बगैर 2 सदस्य, उसमें भी 2 सदस्यों में भी एक ये इसमें निकल गया, एक कौन होंगे, प्रधान मजिस्ट्रेट का होना भी आवश्यक है। किसका, प्रधान मजिस्ट्रेट, प्रधान मजिस्ट्रेट का होना आवश्यक है, तभी वो निर्णय अंतिम माना जाएगा, उसको निर्णय माना जाएगा। ये कब लागू होगा, जब अंतिम निर्णय दे रहे हो उस समय। तो 2 सदस्यों में से एक सदस्य जो है प्रधान मजिस्ट्रेट का उसमें से होना आवश्यक है। तो ये कह रहा है कि कम से कम 2 सदस्य जिनके अंतर्गत प्रधान मजिस्ट्रेट भी है उपस्थित होंगे। तो प्रधान मजिस्ट्रेट का होना भी आवश्यक है और 2 सदस्यों में से किसी एक सदस्य का होना आवश्यक है। 2 सदस्य कह रहे हैं ना, इन दोनों को मिला के कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2 में से एक और ये अलग, नहीं, इन दोनों को मिला के कह रहे हैं। तो 2 सदस्यों का होना आवश्यक है, उन 2 सदस्यों में से भी एक कौन होगा, एक प्रधान मजिस्ट्रेट का होना आवश्यक है। ये कब, जब अंतिम निर्णय वो दे रहे हो उस समय। अगर अंतिम निर्णय दे रहे हैं तब, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक। चौथा देखिए इसका क्या कहता है, ये भी याद रखना है आपको है। चौथा कहता है बोर्ड के सदस्यों के बीच अंतरिम या अंतिम निपटारे में कोई मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी, किंतु जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है वहां प्रधान मजिस्ट्रेट की राय प्रभावी अभिभावी होगी। ये कह रहा है कि भैया जब निर्णय करना हो तो कैसे किया जाएगा, बहुमत के आधार पर, बहुमत होगा, वोटिंग होगी, उसके आधार पर निर्णय किए जाएंगे। लेकिन अगर मतभेद है, बहुमत में कई बार हो जाता है मतभेद हो जाता है, अगर मतभेद हो गया तो फिर कैसे किया जाएगा, जो प्रधान मजिस्ट्रेट है या न्यायाधीश है उसके निर्णय के अनुसार किया जाएगा। अगर मत जो राय में क्या है, मतभेद है,
तो किसके आधार पर निश्चय किया जाएगा? फिर प्रधान मजिस्ट्रेट की राय के आधार पर निश्चय किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब मतभेद होगा तो किसकी राय के आधार पर निश्चय किया जाएगा? प्रधान मजिस्ट्रेट है उसकी राय के आधार पर मामले का निश्चय किया जाएगा। कब किया जाएगा? जब मतभेद होता है। और जो भी फैसला लिया जाएगा कैसे लिया जाएगा? वो बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, है ना। तो बहुमत के आधार पर फैसले लिए जाएंगे। 3 सदस्य इसलिए बनाए, 4 क्यों नहीं बनाए? 4 बनाते तो गड़बड़ होता है। सम नहीं रहते, हम अधिकतर विषम रखे जाते हैं। विषम इसलिए ताकि दिक्कत ना हो। सम रख देते तो पता पड़ा 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए, फिर दिक्कत आती ना, तो इसलिए विषम रखे जाते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर मतभेद की स्थिति है तो फिर किसके आधार पर? फिर प्रधान जो मजिस्ट्रेट है उसके आधार पर क्या किया जाएगा? फैसला लिया जाएगा। अब देखिए आगे ये कौन सा था? 7वां। आगे 8 है बोर्ड की शक्तियां, कृत्य और उत्तरदायित्व। 8 में दिए गए हैं आपकी बोर्ड की शक्तियां, क्या क्या शक्तियां बोर्ड को होंगी, उसके क्या क्या कार्य होंगे और उत्तरदायित्व वगैरह उसके क्या होंगे, ये धारा 8 में दिया गया है। देखिए धारा 8 कहती है बोर्ड की, धारा 8 धारा 8 काय से संबंधित? बोर्ड की शक्तियां और कृत्य उत्तरदायित्व तीनों है इसमें। शक्ति है, कृत्य है और उसके उत्तरदायित्व भी है। तीनों की तीनों है बोर्ड के। तो बोर्ड की शक्ति, कृत्य और उत्तरदायित्व तीनों की तीनों है। ये क्या कहता है इसमें? देखिए इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये पहला कहता है इसमें, पहला कहता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय किसी जिले के लिए गठित बोर्ड को विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन उस बोर्ड के अधिकारिता क्षेत्र में सभी कार्यालयों को अनन्य रूप से कार्रवाइयों को अनन्य रूप से निपटाने की शक्ति होगी। तो ये कह रहा है कि बोर्ड को क्या शक्ति होगी? जो जिले में जो बोर्ड स्थापित किए जाते हैं, बोर्ड के समक्ष जो भी कार्रवाई होती सभी को निपटाने की क्या होगी? इन्हें सब निपटाने की क्या होगी? शक्ति होगी। सिंपल है, ये तो कोई खास बात नहीं है। बनाई जाते हैं इसलिए निपटाने के लिए, उल्टा निपटाने के लिए, मामले की कार्रवाइयों को निपटाने के लिए ही बनाया जाता है। स्वाभाविक सी बात है। तो ये क्या करेंगे? मामले की कार्रवाइयों को निपटा सकते हैं। जो भी बोर्ड के समक्ष कार्रवाइयां आती हैं ये क्या करेंगे? उनको उनका निपटारा कर सकते हैं, उनका निराकरण कर सकते हैं ना। निपटाना यानी उसका निराकरण कर सकते हैं। जो भी कार्रवाइयां बोर्ड के समक्ष होती हैं उन समस्त कार्रवाइयों का ये क्या करेंगे? निराकरण करेंगे जो इनके समक्ष आती हैं। जो भी इनकी अधिकारिता में होती है उन समस्त कार्रवाइयों का ये क्या कर सकते हैं? निराकरण कर सकते हैं। दूसरा देखिए ये क्या कहता है। दूसरा कहता है इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय और बालक न्यायालय द्वारा भी तब जब कार्रवाइयां अपील, पुनरीक्षण या अन्यथा धारा 19 के अधीन उसके समक्ष आती हैं किया जा सकेगा। ये याद रखना है कि जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को जो शक्तियां प्राप्त हैं उन शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है। इसके अलावा किसके द्वारा? और बालक न्यायालय जो होते हैं, बालक न्यायालय, इनके द्वारा भी किया जा सकता है। इनके द्वारा कब किया जा सकता है? जब कार्रवाई इनके अधीन अपील या पुनरीक्षण में आती है। हाई कोर्ट में जैसे अपील होती है, पुनरीक्षण होता है, या फिर धारा 19 के अधीन इनके समक्ष आती है। तो अपील पुनरीक्षण ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। अपील या पुनरीक्षण में हाई कोर्ट में जाती है, धारा 19 के अधीन बालक न्यायालय के अधीन जाती है अगर कार्रवाइयां, तो जो शक्तियों का बोर्ड इस्तेमाल कर रहा था उन शक्तियों का ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अपील में जाती हैं या पुनरीक्षण में जाती हैं या फिर धारा 19 के अधीन अंतरित की जाती है। तो इन तीनों के अधीन अगर मामला अंतरित किया जाता है इनको, तो उच्च न्यायालय और बालक न्यायालय। कुछ याद नहीं रखना, बस ये याद रखना कि ये भी जो न्यायालय है ये तो आपको याद ही रहेगा, उच्च न्यायालय तो कर ही सकता है। ये जरूर याद रखना कि बालक न्यायालय के द्वारा भी की जा सकती है। कौन सी शक्तियों का प्रयोग? जो बोर्ड करता है जिन शक्तियों का प्रयोग
वो बालक न्यायालय भी कर सकता है। ये आपको याद ही रहेगा, ये तो सभी जानते हैं कि जब अपील और पुनरीक्षण में जाता है मामला तो जो शक्ति निचला न्यायालय कर सकता है वो ऊपर भी कर सकता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं। ये जरूर याद रखना है कि अब मामला अंतरित किया जाता है 19 के अधीन, जो शक्तियां बोर्ड को थी वो शक्तियां फिर बालक न्यायालय को भी होंगी। तीसरा देखिए क्या कहता है, तीसरा इनके कृत्य वगैरह बताए गए हैं। ये कहता है बोर्ड के कृत्यों और उत्तरदायित्वों के अंतर्गत निम्नलिखित आएंगे। तो क्या कृत्य होंगे, क्या उत्तरदायित्व होंगे, तो निम्न बताए हैं कि भैया निम्न कृत्य और निम्न उत्तरदायित्व इनके होंगे। पहला इसमें कहता है प्रक्रिया के प्रत्येक प्रक्रम पर बालक और माता पिता या संरक्षक की सूचनाबद्ध सहभागिता को सुनिश्चित करना। तो पहला ये क्या कह रहा है कि भैया क्या होगा, क्या कर सकते हैं जी, प्रक्रिया के प्रत्येक प्रक्रम पर बालक और माता पिता या संरक्षक की सूचनाबद्ध सहभागिता की सुनिश्चित करना। सूचनाबद्ध सहभागिता की सुनिश्चित करना का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि प्रत्येक क्रम पर कार्रवाई का जो है प्रत्येक क्रम, प्रत्येक क्रम पर ये क्या करेंगे, बालक और माता पिता, बालक माता पिता, बालक माता पिता और संरक्षक, तीनों आ गए। संरक्षक, इनको क्या करना है, सूचनाबद्ध सहभागिता को सुनिश्चित करना। सूचनाबद्ध मतलब जानकारी, तो भैया इनको सब जानकारी हो जाए, इनको पता तो पड़े भी क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो सूचनाबद्ध जो जानकारी है वो उसके बारे में कह रहा है। प्रत्येक प्रक्रम पर बालक है, माता पिता है, संरक्षक है, इनको भी तो कार्रवाई के बारे में, हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तो उसकी भी ये की जिम्मेदारी है सूचनाबद्ध हो सके हर चीज के बारे में, है ना। तो ये सब कर सकती है। दूसरा है यह सुनिश्चित करना कि बालक के अधिकारों की, बालक की गिरफ्तारी, जांच, पश्चातवर्ती देखरेख और पुनर्वास की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान संरक्षा हो। तो जी क्या कह रहा है, बालक की संरक्षा, बस इतना याद रखना है। ये सिंपल है, ये काम आपको एक बार थोड़े से लिख सकते हैं आप चाहे तो। ये कह रहा है कि बालक की प्रत्येक प्रक्रम पे, चाहे कोई सा भी प्रक्रम हो, है ना, चाहे बालक की गिरफ्तारी हो, चाहे बालक की जांच हो रही हो, या इसके बाद पश्चातवर्ती देख रेख हो या पुनर्वास हो, इन सभी मामलों में वो क्या देखेगा कि भाई बालक की संरक्षा यानी सुरक्षा, बालक की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा कि बालक की सुरक्षा हो रही है कि नहीं हो रही। तो इस बालक की सुरक्षा को ध्यान में रखना ये भी बोर्ड का काम है, हर कार्रवाई के हर प्रक्रम पर, है, बस इतना याद रखिए। तो हर कार्रवाई के हर प्रक्रम पर सुरक्षा की बात कह रहा है कि भैया बालक की जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखा जाएगा, ये देखेंगे कि बालक सुरक्षित है या नहीं, है ना। सी देखिए ये क्या कहता है, सी कहता है विधिक सेवा संस्थाओं के माध्यम से बालक के लिए विधिक सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। तो कह रहा है जैसे भी विधिक सहायता, विधिक संस्थाएं जो होती हैं उसके माध्यम से विधिक सहायता, अगर किसी बालक को लगता है कि भैया विधिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तो विधिक संस्थाएं जो भी होती हैं उसके माध्यम से ये क्या कर सकते हैं, विधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान कर सकते हैं, या जो बालक मांगता है विधिक सहायता उसको विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा सकती है। अगला कहता है बालक को जब कभी आवश्यक हो, यदि वह कार्रवाई में प्रयुक्त भाषा को समझने में असमर्थ है, दुभाषिया या अनुवादक जिसके पास ऐसी अर्हता और अनुभव है हो, ऐसी फीस को जो विहित की जाए संदाय करने पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये कह रहा है मान लो कभी कभी क्या होता है, कोई बालक है जो भाषा को नहीं समझता, दूसरी भाषा जानता है वो, तो ये कह रहा है उसके लिए ट्रांसलेटर की इस व्यवस्था की जाएगी। जो ट्रांसलेटर कौन, जो भाषा का अनुवादक होता है, जो अनुवाद कर सकता है, तो अनुवादक जो एक उसकी भाषा को जानता हो, न्यायालय की या बोर्ड कह लीजिए, बोर्ड की जो भाषा को जानता हो, वो इस तरीके का ट्रांसलेटर की व्यवस्था की जाए। खर्चे वगैरह तो जो बोर्ड देते ही है, उसके बगैर खर्चे का तो कोई भी नहीं आता। तो जो ट्रांसलेटर वगैरह है उसकी व्यवस्था बोर्ड करेगा। कौन से बालक को, जो भाषा को नहीं समझता, उसके लिए अनुवादक की व्यवस्था की जाएगी, या ट्रांसलेटर रख लीजिए, या ट्रांसलेटर भी कहते हैं। तो जो अनुवादक है या ट्रांसलेटर है उसकी व्यवस्था की जाएगी। ई देखिए क्या कहता है, ई कहता है परिवीक्षा अधिकारी, या यदि परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता को मामले का सामाजिक अन्वेषण हाथ में लेने और सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट उन परिस्थितियों की अभिनिश्चित करने के लिए जिसमें अभिकथित अपराध किया गया था उसके
बोर्ड के समक्ष प्रथम बार पेश किए जाने की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश देना। तो ये कह रहा है कि भैया किस किस को दे सकता है, पहला कह रहा है बाल कल्याण, याद रखें, बाल कल्याण बाल कल्याण अधिकारी, अधिकारी लिख लीजिए, बाल कल्याण अधिकारी। या फिर कौन हो सकता है, कोई बाल कल्याण अधिकारी हो सकता है, परिवीक्षा अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो ये लिखा है कि परिवी, इधर लिख ले, इधर लिख, बाद में लिख लेंगे। ये कह रहा है बाल कल्याण अधिकारी, या फिर है कोई सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता। इनको एक कौन सी रिपोर्ट बना करने के लिए दीजिएगा, सामाजिक अन्वेषण, यहाँ याद रखेंगे कैसा, सामाजिक अन्वेषण करने के लिए। उसकी रिपोर्ट कितने दिन में, 15 दिन में, 15 दिन में। कब कब सौंपी जाएगी, जब परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध ना हो, यहाँ लिख लेते हैं, परिवीक्षा अधिकारी क्या ना हो, उपलब्ध ना हो, उपलब्ध ना हो। तो ये याद रखें कि जब परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध ना हो, अगर परिवीक्षा अधिकारी, तो सामाजिक जो अन्वेषण रिपोर्ट है वो परिवीक्षा अधिकारी के द्वारा बनाई जाएगी। अगर मान लो किसी वजह से परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है, तो बाल कल्याण अधिकारी हो सकता है और आप कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है। इनको एक सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट बनाने के लिए कहा जाएगा। सामाजिक अन्वेषण का अर्थ क्या है, सामाजिक अन्वेषण का अर्थ ये है कि जहाँ बालक रहता था वो जी अधिकारी है, जी मान लीजिए कार्यकर्ता है, या बाल कल्याण अधिकारी है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, या फिर मान लीजिए परिवीक्षा अधिकारी ही है, जो लोग उस जगह जाएंगे, उस जगह देखेंगे, उसका माहौल देखेंगे, वहां के लोगों से पूछेंगे कि भाई कैसा बालक था, क्या करता था, क्यों अपराध हुआ, जो घटना हुई कैसे हुई, क्योंकि वहां के लोगों को पता रहता है ना। तो उसकी जो रिपोर्ट तैयार करेगा ये, कि भाई बालक कैसा था, कहाँ रहता था, क्या करता था, क्यों अपराध किया उसने, ऐसा क्यों किया उसने। तो ये इस तरीके की एक रिपोर्ट बनाएगा, मतलब वहां आप आपस में जा जू के जिस जो भी लोग उसके जान परिचित के उनसे पूछेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा, ताकि पता पड़ सके कि किन परिस्थितियों में बालक ने अपराध किया है, क्या वजह थी उसने जो अपराध किया है। तो उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा जा सकता है। और ये रिपोर्ट कितने दिन में पेश करेगा, अपनी 15 दिन के भीतर, मतलब 15 दिन का इसके पास टाइम है। ये 15 दिन में क्या करेगा, अपनी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट को पेश करेगा। तो इसमें ये दो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपका जो क्लॉज है इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप इसको याद रखेंगे, जो कौन सा था, ई है ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। ई वाला जो है ये पूरा के पूरा आपको याद रखना है, या इसको छांट के आप अलग लिख सकते हैं। इसमें रिपोर्ट वगैरह तैयार की जाएगी, बाल कल्याण अगर परिवीक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी, नहीं है तो फिर सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी के द्वारा भी की जा सकती, तैयार की जा सकती है। कितने दिन में की जाएगी, 15 दिन के भीतर तैयार की जाएगी, जो बोर्ड इनको दे सकता है कि भाई ऐसा करो। अब देखिए अगला एफ, एफ क्या कहता है, एफ कहता है विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामलों का धारा 14 में विनिर्दिष्ट जांच की प्रक्रिया के अनुसार न्याय निर्णय और निपटारा करना। तो ये तो आगे पढ़ेंगे अपन की क्या कह रहा है, इनका निपटारा करना धारा 14 के अनुसार, है ना, धारा 14 के अनुसार, ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ इसका कोई उपयोग नहीं, केवल लिखा है कि धारा 14 के अनुसार क्या करा जाएगा, उसका न्याय निर्णय किया जाएगा या निपटारा किया जाएगा। तो ये अपन आगे पढ़ेंगे तब मुझे समझ में आएगा। इसमें कुछ नहीं लिखा, इसमें ये कह रहा है कि धारा 14 के अंदर, ये बोर्ड के काम है ना, कार्य, इसीलिए लिखा है कि धारा 14 के अनुसार क्या करेगा बोर्ड, उसका न्याय निर्णय करेगा और निपटारा करेगा। अब देखिए एफ के बाद क्या आता है, जी। जी क्या कहता है, जी कहता है विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित बालकों से जिसके बारे में यह कथन किया गया है कि किसी प्रथम प्रक्रम पर देखरेख और संरक्षण की जरूरत है, संबंधित मामलों को इसके द्वारा इस बात के मानते हुए कि विधि का उल्लंघन करने वाला बालक तत्समय देखरेख या जरूरतमंद बालक
हो सकता है समिति और बोर्ड दोनों के उसमें अंतर्बलित होने की जरूरत है समिति को अंतरित करना। ये क्या कह रहा है कि जांच की बात कह रहा है कि अगर कोई बालक है जिसने विधि का उल्लंघन है या ऐसा उसके ऊपर आरोप है कि भाई जो बालक है उसने क्या किया है, विधि का उल्लंघन किया है। अब ऐसे बालक को किसी भी प्रक्रम पर देख रेख संरक्षण आदि की जरूरत वगैरह है, तो जब उसके मामले में क्या करना है कि वो विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है या नहीं है, या वो जरूरतमंद बालक है या नहीं है, तो समिति या बोर्ड दोनों में से अंतर्बलित होने की जरूरत है कि भाई दोनों में कौन शामिल होगा। तो समिति बोर्ड दोनों में उसमें अंतर्बलित होने की जरूरत है समिति को अंतरित करना। तो समिति और बोर्ड दो है। ये भाई ये कह रहा है कि भैया कुछ बालक ऐसे हैं कि भाई विधि का उल्लंघन किया है, तो पहले तो यही जांच करना है कि वो बालक ने विधि का उल्लंघन किया है या नहीं किया। उसके बाद ये उसकी जो आगे की जो व्यवस्था है उसकी देखरेख के संबंध में, उसके संरक्षण के संबंध में, अन्य कोई चीजें भी हो सकती हैं, तो उनके संबंध में डिसाइड वगैरह करना है कि भाई समिति बोर्ड मिलकर करेंगे। तो यहाँ ये डिसाइड करना है तो बोर्ड बोर्ड क्या कर सकता है कि उस मामले को समिति को सौंप सकता है कि भैया आपके द्वारा जांच की जाए कि भैया जरूरतमंद बालक है या नहीं है, आगे जरूरत है या नहीं है। तो अगर बोर्ड चाहता है तो वो मामले को क्या कह सकता है, वो जांच कह लीजिए, वो जांच को किसको सौंप सकता है, समिति को सौंप सकता है कि भैया समिति इसकी जांच करेगी। ठीक, जहाँ दोनों करना है, अगर बोर्ड को लगता है कि समिति का पर्याप्त है, समिति के द्वारा वो जांच करा सकता है, खुद भी कर सकता है, समिति के द्वारा भी करा सकता है, दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। एच क्या कहता है, ये कहता है मामले का निपटारा करना और अंतिम आदेश पारित करना जिसके अंतर्गत परीक्षा अधिकारी या जिला बालक संरक्षक यूनिट या किसी गैर सरकारी संगठन के सदस्य जैसी अपेक्षा की जाए द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई सहित भी है। तो ये कह रहा है मामले का निपटारा आदि करना, ये सब इनके अंतर्गत आता है। निपटारा करना, उसको निराकरण करना लिख लीजिए, निराकरण करना, मामले का निराकरण करना, ये सारी जिम्मेदारी है इनकी। इसमें है मामले का निराकरण करना, उसका अंतिम आदेश पारित करना जिसके अंतर्गत परीक्षा अधिकारी या जिला बालक संरक्षक यूनिट या किसी गैर सरकारी संगठन के सदस्य जैसी अपेक्षा की जाए द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई भी सहित भी है। तो अनुवर्ती मतलब इनके साथ जो भी कार्रवाई की जाती है वो, तो सब निराकरण वगैरह करना ये भी इनकी जिम्मेदारी है, कोई खास नहीं है ना। तो ये निराकरण वगैरह उसका कर सकते हैं। एच के बाद क्या आता है, आई। ये एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना है आपको, और कुछ नहीं है। आई कहता है विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की देखरेख के बारे में योग्य व्यक्ति घोषित करने के लिए जांच करना। तो योग्य व्यक्ति घोषित कौन करेगा, बोर्ड। ये आता है योग्य व्यक्ति, योग्य व्यक्ति की घोषणा वगैरह, जांच वगैरह कि भाई वो व्यक्ति योग्य है या नहीं है, तो उसकी जांच किसके द्वारा की जाएगी, ये याद रखना है। किसके द्वारा की जाएगी, बोर्ड के द्वारा की जाएगी कि भैया वो व्यक्ति बालकों के लिए योग्य है या नहीं है ना। तो इसकी जांच कौन करेगा, इसकी जांच जो है बोर्ड के द्वारा की जाएगी। आई हो गया, आई के बाद है आपका जे। देखिए जे क्या कहता है, ये कहता है विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए आवासीय सुविधाओं का प्रत्येक माह में कम से कम एक निरीक्षण, दौरा करना और सेवाओं की क्वालिटी में सुधार के लिए जिला बालक संरक्षक यूनिट और राज्य सरकार की कार्रवाइयों की सिफारिश करना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो फैक्ट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है कि ये क्या करेंगे, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की जो आवासीय सुविधाएं जहाँ वो रहती हैं, आवासीय मतलब जहाँ वो बालक रहते हैं, ये क्या करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, वहां जाकर के देखेंगे कि भैया जो व्यवस्थाएं हैं जहाँ बालक रह रहे हैं वो व्यवस्थाएं ठीक है या नहीं है। तो उन व्यवस्थाओं को देखना भी इनका काम है। और अगर व्यवस्थाएं उनको ठीक नहीं लगती तो ये किस किस को शिकायत कर सकते हैं, किसको रिपोर्ट कर सकते हैं, जिला बालक संरक्षक यूनिट, ये याद रखेंगे किसको कर सकते हैं, जिला बालक संरक्षक यूनिट इसको कर सकते हैं, या फिर राज्य सरकार, इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ये रिपोर्टिंग कर सकते हैं, बोर्ड। तो ये लोग क्या करेंगे, ये उसकी जांच करेंगे, देखेंगे कि बच्चा बाल जो जहाँ रहता है वो स्थिति ठीक है, मतलब खाने पीने की व्यवस्था कैसी है, उसके रहने ओढ़ने की व्यवस्था कैसी है, कमरे वगैरह जो भी होते हैं कैसे हैं, ठीक हालत में है कि नहीं है, मानवीय उपयोग के लायक है कि नहीं, ये सारी जांच करेंगे जी।
और ये उसकी रिपोर्ट अगर उनको ठीक नहीं लगता है तो कहाँ कर सकते हैं, जिला बालक संरक्षण यूनिट या ये कह लीजिए उसमें कर सकते हैं, या फिर राज्य सरकार को ये क्या करेंगे, एक रिपोर्ट बना करके भेजेंगे, सिफारिश कर सकते हैं उसके बारे में। आगे देखिए, जे के बाद है के, आपका के क्या कहता है, के कहता है विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक के विरुद्ध कारित अपराधों के संबंध में इस बारे में की गई किसी शिकायत इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रथम इत्तला रिपोर्ट रजिस्टर करने का पुलिस को आदेश देना। ये क्या कह रहा है, पुलिस को आदेश देना, काय के लिए, एफआईआर के लिए। ये कह रहा है अगर किसी बालक ने विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक के विरुद्ध कारित अपराध, किसके विरुद्ध, विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक के विरुद्ध कारित अपराध के संबंध में इस बारे में की गई किसी शिकायत पर इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रथम इत्तला रिपोर्ट रजिस्टर करने का पुलिस को आदेश। तो ये याद रखिए, ये क्या कहेंगे, इसे एफआईआर लिख लीजिए, एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकती है। किसके विरुद्ध दे सकती है, अगर किसी व्यक्ति ने विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक के विरुद्ध, मतलब बालक जिस व्यक्ति, जिस बालक जो विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है उसके विरुद्ध किसी ने कोई अपराध किया है तो उसके विरुद्ध वो एफआईआर करने का आदेश दे सकती है। कौन दे सकता है, बोर्ड दे सकता है, कह सकता है कि भैया इनके खिलाफ क्या किया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर कौन से व्यक्ति होंगे, ऐसे ही व्यक्ति होंगे जो रहते हैं ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, उसके कोई अपराध किया है ना, उस तरीके के कोई व्यक्ति हो सकते हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ये आदेश दे सकते हैं, पुलिस से कह सकते हैं। के बाद क्या है देखिए, के बाद आपका एल, यहाँ लिख लीजिए, के बाद जो आता है एल, हाँ जी, कि जी ये देखरेख और संरक्षा के जरूरतमंद किसी बालक के विरुद्ध कारित अपराध के संबंध में इस बारे में समिति द्वारा लिखित शिकायत पर इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रथम इत्तला रिपोर्ट रजिस्टर करने का पुलिस का आदेश देना। पहले में क्या था, अच्छा ये कह रहा है देखरेख और संरक्षा के जरूरतमंद किसी बालक के विरुद्ध, ये देखरेख और जरूरतमंद बालक के बारे में कह रहा है कि जो देखरेख और जरूरतमंद वाले बालक है उनके संबंध में इस बारे में समिति द्वारा लिखित शिकायत पर इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रथम इत्तला रिपोर्ट रजिस्टर करने का पुलिस को आदेश देना। ये पुलिस को भी आदेश दे सकते हैं, ऐसी बालक हैं जिनको संरक्षा या जरूरत है। एक मिनट रह गया थोड़ा, कैसे बालक हैं सर, क्या हो गया, ये आदेश कौन दे रहा है, बोर्ड दे रहा है, समिति दे रही है, कौन दे रहा है, कौन सा वाला आदेश, ये एफआईआर वाला, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में कौन सा पढ़ रहे थे अपन, कारित अपराध के संबंध में समिति द्वारा लिखित शिकायत पर, समिति दे रहा है ना, समिति द्वारा, समिति लिखा तो स्पष्ट कि समिति द्वारा लिखित आदेश पर दिया जा रहा है। समिति या बोर्ड दोनों आते वैसे तो उसमें, समिति बोर्ड दोनों ही रखेंगे याद आप, समिति और बोर्ड दोनों, समिति और बोर्ड दोनों याद रखना आपको, दोनों के द्वारा दिया जा सकता है ना, दोनों के द्वारा, उनको अलग अलग नहीं करना, समिति बोर्ड दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना, समिति बोर्ड द्वारा, तो समिति जो जांच कर रहा है ना उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, ये एफआईआर करने का आदेश दे सकते हैं। समिति बोर्ड दोनों याद रखना, आप दोनों के द्वारा दिए जा सकते हैं, अलग अलग की जरूरत ही नहीं है उसमें कि भाई समिति करेगी बोर्ड नहीं करेगा, दोनों कर रहे हैं, तो समिति बोर्ड दोनों कर सकते हैं। इसका लास्ट देख लीजिए, काफी ज्यादा बड़े हो गए सेक्शन, कहाँ गया, कौन सा था ये, इसके बाद था के एल एम देख लीजिए, एम हो जाता है, ये कहता है इस बात की जांच करने के लिए कि क्या जेलों में कोई बालक डाला गया है, उस जेलों का जो वयस्कों के लिए है नियमित निरीक्षण करना और ऐसे बालकों को संप्रेषण गृह में स्थानांतरित किए जाने के तत्काल उपाय करना। ये जांच वगैरह भी करेंगे भाई कि भैया जेलों में जो बालक को डाला गया है उन जेलों में कोई वयस्कों के लिए है
नियमित निरीक्षण करना, मतलब जेलों में अगर कोई ऐसा लगता है कि भाई वयस्कों के लिए नियमित अंतरालों पे ये क्या करेंगे, जेल आदि का निरीक्षण करेंगे, सर्वे करेंगे। उसके बाद अगर उनको लगता है कि ऐसा है तो बालकों को शिफ्ट किया जाना चाहिए, तो संप्रेषण गृह, ये याद रखना है ना, संप्रेषण, संप्रेषण कहाँ गया, संप्रेक्षण गृह, संप्रेक्षण गृह में भी बालक को ट्रांसफर कर सकते हैं जेल आदि से, अगर उन्हें लगता है कि भाई ऐसा जेल है जब वयस्क वगैरह भी रहते हैं, तो संप्रेक्षण गृह में क्या कर सकते हैं, बालकों को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारे काम वो कर सकते हैं, मॉनिटरिंग करेंगे कुल मिला के जेल आदि की, जहाँ बालकों को रखा जाता है। इसके अलावा अन्य कोई कृत्य भी कर सकते हैं, अन्य कार्य भी जो है वो भी कर सकते हैं जी एंड में, लास्ट में, कि भाई अन्य कार्य भी किए जा सकते हैं जो इनको उपयुक्त लगते हैं, जो विहित किए जाते हैं, जो इस अधिनियम द्वारा विहित बताए गए हैं या इन पे सौंपे जाएं, वो अन्य कार्य भी ये कर सकते हैं। ये थे इसके काम जो थे बोर्ड के, और तीनों बोर्ड और समिति के। तो जो बोर्ड के कार्य हैं, ये सारे के सारे बोर्ड की शक्तियां हैं, कृत्य हैं, कार्य हैं, और बोर्ड जो है इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। देखिए आगे एक सेक्शन और देखिए 9वां। क्या इसके सेक्शन थोड़े लेंदी हैं, थोड़े बड़े बड़े ज्यादा हैं, अंदर बहुत सारी चीजें इसमें काफी दे रखी है, तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है एक्ट। ये थोड़े थोड़ा पढ़ने लायक एक्ट है कि थोड़ा थोड़ा पढ़िए रूल बिल्कुल, एक एक दो दो सेक्शन बस उस लायक है एक्ट है ये। आगे थोड़ा सही हो जाएगा, लेकिन अभी आगे थोड़ा सा है ऐसा, उसके बाद ठीक है। सेक्शन देखिए 9, सेक्शन 9 कहता है, ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया जिसे इस अधिनियम के अधीन सशक्त नहीं किया गया है। मतलब ऐसा मजिस्ट्रेट जो इस अधिनियम के अधीन सशक्त नहीं, वो भाई मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कौन सा मजिस्ट्रेट सशक्त नहीं है, ऐसा मजिस्ट्रेट के बारे में कह रहा है कि भैया जो मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के तहत सशक्त नहीं है, वैसे सशक्त है लेकिन इस अधिनियम के तहत उसको सशक्त नहीं, तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वो किन प्रक्रियाओं का पालन करेगा। इसमें देखिए पहला कहता है, पहला कहता है जब किसी मजिस्ट्रेट की जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त नहीं है, यह राय है कि वह व्यक्ति जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने अपराध किया है, और ऐसे राय के अविलंब अभिलेखबद्ध करेगा, और उस बालक को ऐसी कार्रवाई के अभिलेख के साथ कार्रवाइयों पर अधिकारता रखने वाले बोर्ड को तत्काल भेज देगा। ये क्या कह रहा है कि भाई जो मजिस्ट्रेट ऐसा है जो इस अधिनियम के तहत कह लीजिए या बोर्ड के अधीन क्या है, शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त नहीं है, तो वो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, अगर कोई बालक वगैरह है जो विधि का उल्लंघन इनके समक्ष लाया जाता है, तो ये क्या करेंगे, अपराध के लिए सशक्त नहीं है, तो ये क्या करेंगे, अभिलेखों को अविलंब लेखबद्ध करेंगे। लेखबद्ध तो ये कर ही लेंगे, क्या है, अभिलेखबद्ध करेंगे। तो लेख अभिलेखबद्ध लिखा है, वैसे लेखबद्ध कई बात है, लेखबद्ध करें, क्या करेंगे, लेखबद्ध करेंगे, अभिलेखबद्ध करेंगे, मतलब ये मामले को लिख लेंगे, और लिखने के बाद क्या करेंगे कि लिखने के बाद ये क्या करेंगे, अधिकारता रखने वाले, किसके पास अधिकारता रखने वाले, अधिकारता वाले बोर्ड के समक्ष, जो भी बोर्ड अधिकारता रखता है उसके समक्ष ये क्या करेंगे, उसको भेज देंगे। तो ये क्या करेंगे, मामले को लेखबद्ध कर लेंगे, लेखबद्ध करने के बाद अगर इनको अधिकारता नहीं है बोर्ड के रूप में, तो ये क्या करेंगे, अब मामले को लेखबद्ध करने के बाद जो भी बोर्ड अधिकारता रखता है उसके समक्ष मामले को भेज देंगे। दूसरा कहता है, देखिए बोर्ड वगैरह कोई अलग तो है नहीं, ये लोग हैं बस नाम बोर्ड कर दिया, होते तो उसमें जज ही बैठता है, दो अध्यक्ष सदस्य वगैरह बैठे हैं, तो होते तो यही है ना। बस ये है कि किसी को अधिकारता दे दी, किसी को नहीं दी है ना, है तो है, इनडायरेक्ट तो एक तरीके से वही है। है तो वो न्यायालय, लेकिन न्यायालय की तरह काम नहीं करता, वो बालकों के हिस्से में काम करता है ना, तो फ्रेंडली माहौल में थोड़ा काम करता है, बस और कुछ अंतर नहीं। देखिए दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है यदि वह व्यक्ति जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने अपराध किया है, और बोर्ड से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष यह दावा करता है कि वह व्यक्ति बालक है, या बालक के या अपराध के लिए लिखा किए जाने की तारीख को बालक था, या यदि न्यायालय
की स्वयं यह राय है कि वह व्यक्ति अपराध के किए जाने की तारीख को बालक था, तो उक्त न्यायालय उस व्यक्ति की आयु का अवधारण करने के लिए ऐसी जांच करेगा और ऐसा साक्ष्य लेगा जो वह आवश्यक हो, किंतु शपथ पत्र पर नहीं, और उस व्यक्ति की यथासंभव निकटतम आयु का कथन करते हुए मामले के निष्कर्ष अभिलेख करेगा। ये कह रहा है भैया उसकी उम्र की बात कह रहा है कि जब दो बातें हैं कि उम्र आयु का निर्धारण भी करेगा। ये कौन सा? जी मजिस्ट्रेट, जिसके पास मामला आया है, निर्धारण, उसका निर्धारण भी करेगा, ये आयु का निर्धारण भी करेगा। अगर मामला आया है, ये पाया जाता है, उसको या तो मजिस्ट्रेट साहब को ही लगता है कि जो बालक है, जो अपराधी है, विधि विरोधी जो अपराधी है, उसने क्या किया, उसकी आयु जो है वो क्या है, 18 वर्ष से कम है, या फिर वो बालक खुद कहता है कि उसकी आयु कम है, या फिर ये पाया जाता है कि भाई अपराध करते समय उसकी आयु कम थी। तो ऐसी जांच वगैरह जो है, कुल मिलाकर उसकी एज का निराकरण यही करेंगे। शपथ पत्र में करने की जरूरत नहीं है, अन्यथा जैसे भी उपयुक्त समझते हैं उस तरीके से ये क्या करेंगे, उसकी आयु का निर्धारण करेंगे, और जैसा भी निर्धारण करेंगे वो बनाएंगे रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड बना के जो भी सक्षम बोर्ड है उसके पास ये भेजेंगे। दूसरा, अब आप कहोगे कि बोर्ड के लिए ये उन बालकों के जो बोर्ड के समक्ष नहीं लाए जाते, इनके समक्ष लाए गए हैं, तो उनकी आयु का निर्धारण यही करेंगे, नीचे करके फिर बोर्ड को भेज दिया जाएगा। परंतु लिखा है, परंतु ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय के समक्ष किया जा सकेगा और उसको किसी भी प्रकरण पर मामले का अंतिम निपटारा हो जाने के पश्चात भी स्वीकार किया जाएगा, और उस दावे का अवधारण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट बंदों के अनुसार किया जाएगा, भले ही वह व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके पूर्व बालक ना रह गया हो। तो ये कह रहा है, ये दावा जो है आपका उम्र का दावा है, वो किसी न्यायालय के समक्ष अगर विवाद है तो उसमें उठा सकते हैं, उसमें भी अपनी आयु का निर्धारण करा सकते हैं, न्यायालय के समक्ष भी कराया जा सकता है। अगर विवाद है, अगर एज का ही विवाद है, तो न्यायालय के समक्ष भी ये मुद्दा उठाया जा सकता है। अब मान लीजिए ये कह रहा है कि भाई जब आयु का निर्धारण की बात है, अगर मान लीजिए न्यायालय ने उसकी आयु का निर्धारण कर दिया कि भाई इतना एज का है, कम एज का है, और जब न्यायालय ने मान लीजिए उसका निर्धारण किया, उसके बाद वो 18 साल से ऊपर का हो जाता है, तो जो भी कार्रवाई होगी, जब न्यायालय का निर्णय आ जाएगा कि जी अपराध करते समय 18 वर्ष या उससे कम का था, तो जो आगे बोर्ड कार्रवाई करेगा वो ऐसे ही करा जाएगा कि जो वो व्यक्ति क्या है, बालक है। भले ही वो न्यायालय की जांच के प्रक्रम में या उसके बाद उसकी एज ज्यादा हो जाए, तो भी जब निराकरण हो जाता है तो उसका जो मैटर है ऐसे ही निपटाया जाएगा जैसे कि किसी बालक का मामला हो, ये कह रहा है। तीसरा देखिए इसमें क्या कहता है। तीसरा कहता है, यदि न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और वह ऐसे अपराध के किए जाने की तारीख को बालक था, तो वह उस बालक को बोर्ड के पास समुचित आदेश पारित करने के लिए भेजेगा, और न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के यदि कोई हो बारे में यह समझा जाएगा कि उसका कोई प्रभाव नहीं है। ये क्या कह रहा है भाई, कि यदि न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और वह ऐसे अपराध किए जाने की तारीख को बालक था, तो वह उस बालक को बोर्ड के पास समुचित आदेश पारित करने के लिए भेजेगा, और न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के यदि कोई हो बारे में यह समझा जाएगा कि उसका कोई प्रभाव नहीं। क्या मतलब है? सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए न्यायालय ने कोई दंडादेश दिया था और उसकी आयु जब निर्धारित होगी कि वो जो बालक था, तो फिर न्यायालय का दंडादेश क्या लागू रहेगा? नहीं रहेगा ना। फिर तो इस अधिनियम के तहत फिर वो न्यायालय क्या करेगा, बोर्ड के पास भेज देगा उसको। बालक को कहाँ भेजेगा? बोर्ड के पास। अब मान लीजिए उसका विचारण चल रहा था पहले कि साहब जी बालक है कि नहीं, साथ में जांच चल रही थी, किसी न्यायालय में मामला भी चल रहा था, वहां न्यायालय ने इसको सजा भी दे दी। अब बाद में जब उम्र का निर्धारण हुआ तो पाया गया कि भैया जी बालक है, तो न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय वो मामला बोर्ड को भेज देगा। न्यायालय क्या कर रहा है, वो मामला बोर्ड को भेज दे रहा है। तो जो न्यायालय ने जो दंडादेश दिया था उसका अब कोई महत्व नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? क्योंकि अब जी बालक है। जब बालक है तो इसकी जांच कौन करेगा? बोर्ड करेगा। जो न्यायालय ने जो डिसीजन दिया था उसका कोई प्रभाव फिर नहीं रहेगा। फिर कौन का प्रभाव रहेगा? जो बोर्ड देगा उसको। अब आपको ऐसा कैसे ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए मामला किसी न्यायालय में चल रहा है, साथ ही साथ जांच भी चल रही है और उस आदमी का विचारण भी चल रहा है। न्यायालय तो नॉर्मली विचारण कर रहा है ना, जैसे अपराध होते हैं वैसे ही विचारण कर रहा है।
अभी उसमें न्यायालय ने उसको सजा भी दे दी, बाद में उसकी रिपोर्ट आई और पता पड़ा कि वो जो बालक है, मतलब जो जांच चल रही थी उसकी रिपोर्ट आके पता पड़ता है कि वो बालक है। जब बालक है तो मामला ट्रांसफर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, बोर्ड में चला जाएगा। तो फिर बोर्ड ही देखेगा उसकी जो डिसीजन, कौन लेगा, बोर्ड लेगा। और जो न्यायालय ने जो निर्णय दिया था वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चौथा ही क्या कहता है, चौथा कहता है यदि इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को जब उस व्यक्ति के बालक होने के दावे की जांच की जा रही है संरक्षात्मक अभिरक्षा में रखा जाना अपेक्षित है, तो उस व्यक्ति को उस अंतकालीन अवधि में सुरक्षित स्थल में रखा जाएगा। ये कह रहा है कि भैया कोई बालक है वगैरह है, सुरक्षित स्थान में उसे रखा जाना आवश्यक है। तो क्या कह रहा है कि जांच की जा रही है, संरक्षात्मक अभिरक्षा में रखा जाना अपेक्षित है, तो उस व्यक्ति को अंतकालीन अवधि में सुरक्षित स्थान में रखा जाएगा। अंतकालीन अवधि में कह रहा है, क्या कह रहा है, उसे सुरक्षित स्थान में क्या करा जाएगा, बालक को रखा जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें याद, आपको बस इतने याद रखना है। बाकी का जो है इसका जो अपन कल देखेंगे, काफी बड़े बड़े सेक्शन है, थोड़ा सा बोरिंग करते हैं ये सेक्शन।